हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, स्वागत है आप सभी का क्रैश कोर्स की एक नई क्लास में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे important MCQs. Guys, this is about me. I have worked as an assistant professor in SJIT School of Management, GGS, IP University Delhi for more than 3 years, and this is my qualification and you can say achievements. चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट MCQs ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट 2। और जो ये वाला लेक्चर है ये मैं दोनों जगह पोस्ट करने वाला हूँ। ये हमारी एंड्रॉइड ऐप के अंदर भी इस लेक्चर को मैं पोस्ट करूंगा और साथ ही मैं इस लेक्चर को पोस्ट करूंगा यूट्यूब के ऊपर, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चले कि यहाँ पर हम लोग कंप्लीटली टारगेटेड बेस्ड क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो क्लासेस चल रही हैं यहाँ पर, चाहे वो थियोरी क्लासेस हो चाहे वो MCQs की क्लासेस हो, कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड क्लास रहने वाली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आप सभी को रीड करना है, उसके बाद आप अपने मन में सोचना है इसका राइट आंसर क्या होगा। उसके बाद मैं इसके आंसर को आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मीन, क्या होता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का, क्या उद्देश्य होता है, क्यों लर्निंग जो है वो कराई जाती है, उसका क्या उद्देश्य होता है। तो लर्निंग एक्सपीरियंस या फिर कंसाइज आउटकम्स या एकेडमिक अचीवमेंट या इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए गाइस, आप लोगों के अकॉर्डिंग अपने मन में सोचिए और फिर मैं इसका राइट आंसर जो है आपको करता हूँ। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को रीड आउट कर सकते हैं जल्दी से, फटाफट से, और उसके बाद आपको मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। सीखने का उद्देश्य का अर्थ क्या होता है, दैट इज इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इच्छित सीखने का परिणाम, मतलब कहने का ये हुआ कि जो आपको सिखाया जा रहा है, अगर आपने वो सीख लिया, इट मीन्स लर्निंग का जो ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर आपको इस लेक्चर में MCQ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये MCQs आप कर लीजिए, ये टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर MCQs हैं और इस तरीके के जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। मैं इसलिए आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ, दिस इज लर्निंग। तो मेरे जो मेरा सिखाने का मोटिव है, जो मेरा उद्देश्य है कि आप लोग इन MCQs को समझें, सीखें और इन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इनको अटेम्प्ट कर पाए। अगर आपने सेम टू सेम ऐसा ही किया, इन चीजों को सीख लिया और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए आपने उनको अटेम्प्ट कर लिया, इट मीन्स जो मेरा उद्देश्य था, जो लर्निंग का ऑब्जेक्टिव था यहाँ पर, वो कंप्लीट हो गया। तो जो इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स है वो पूरा हो जाएगा, मतलब जो इच्छित परिणाम है, सीखने के जो परिणाम है वो पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पर परिणाम क्या होगा, आपका इन चीजों को समझना, इन MCQs को समझना और अगर एग्जाम में आता है तो उनको अटेम्प्ट करना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब गाइस, ये इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स क्या होता है, लर्निंग आउटकम क्या होते हैं। लर्निंग आउटकम इज डिस्क्राइब्ड इन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल टर्म्स रिगार्डिंग व्हाट अ स्टूडेंट कैन डू एज ए रिजल्ट ऑफ कंप्लीटिंग अ कोर्स। जैसे सपोज करो मैं इस क्लास को आपको पढ़ा रहा हूँ, इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद अगर मैं आपका एक टेस्ट रख दूं, एक मॉक टेस्ट बना दूं आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन का या 5 क्वेश्चन का, और उसमें आज का जितना भी मैं पढ़ाऊंगा उस पढ़ाए हुए के ऊपर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इसका मतलब क्या है, दैट आई एम टेस्टिंग यू। मैं आपको मेजर करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कितना समझ में आया है। आप जैसे सपोज करो आपके जो MBA के कोर्स होते हैं लाइक, या फिर जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं, उसमें भी लर्निंग आउटकम्स लिखा होता है आपके कि इस कोर्स को करने के बाद आप क्या सीख जाएंगे। जैसे वहां पे लिखा होता है, आफ्टर दिस कोर्स स्टूडेंट्स विल एबल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द वेरियस कम्युनिकेशन मीडिया एंड आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन ऑफ वेरियस मीडिया। तो अगर मीडिया से रिलेटेड कोई कोर्स आप कर रहे हो तो उसका लर्निंग आउटकम्स ये हो जाएगा कि आपको कम्युनिकेशन करना आ जाएगा, मीडिया में डिफरेंट डिफरेंट तरह की कम्युनिकेशन आप सीख जाएंगे, आप डिफरेंशिएट करना सीख जाएंगे, आप लिमिटेशन और स्ट्रेंथ समझ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, कोई भी कोर्स करवाया जा रहा है, कोई भी क्लास करवाई जा रही है, उसका जो इच्छित परिणाम है, जो इंटेंडेड लर्निंग अगर वो कंप्लीट हो जाती है तो इसका मतलब जो लर्निंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। लर्निंग आउटकम्स आर स्टूडेंट सेंटर्ड। जो आपके आउटकम्स होते हैं, जो आपको सिखाया जा रहा है, जो हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो जो होते हैं वो आपके छात्र केंद्रित होते हैं। यहाँ पर टीचर सेंटर्ड नहीं होता लर्निंग हमेशा स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। क्यों, क्योंकि एज एन जो आपके आउटकम्स होते हैं वो हमेशा स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं। क्यों, क्योंकि जो आप सीखोगे एज ए स्टूडेंट वो आप ही बता सकते हो कि आपने क्या सीखा, और आपको फोकस करके हम आपको पढ़ाते हैं एज ए टीचर। तो हमेशा ही क्या होता है, हमेशा ही एक स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग मानी जाती है, एज दे फोकस ऑन नॉलेज एंड स्किल्स दैट स्टूडेंट्स कैन डेमोन्स्ट्रेट, नॉट ऑन व्हाट इंस्ट्रक्टर एम टू टीच स्टूडेंट्स। यहाँ पर गाइस क्या होता है, स्टूडेंट्स के अंदर कितनी कैपेबिलिटीज हैं, कितना वो सीख सकते हैं, वो स्टूडेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे
फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज बताता हूं आपको, जैसे 40 बच्चों की क्लास है, 40 स्टूडेंट्स की क्लास है, और उसमें एक बच्चा जो होता है वो टॉपर होता है, सेकंड एक जो दूसरा बच्चा है वो सेकंड पोजीशन पे आता है, थर्ड बच्चा थर्ड पोजीशन पे आता है, और बाकी जो 37 स्टूडेंट्स बच गए उनकी कोई पोजीशन नहीं आती है क्लास में, मतलब इन टॉप 3 में। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टीचर तो सारे सेम थे, जो टीचर आपको पढ़ाने आते हैं, ऐसा नहीं कि उन स्टूडेंट्स को अलग से पढ़ाया उन टीचर्स ने भी उनको पढ़ाया पूरे 40 के 40 बच्चों को, फिर भी कुछ बच्चों की अच्छी रैंक क्यों आती है? क्योंकि वो खुद से सीखा उन्होंने, क्योंकि स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं आउटकम्स, जो सिखाया जा रहा है आप उनको कितना सीखने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज नॉन एज लर्निंग आउटकम्स। तो वो हमेशा क्या होते हैं? वो हमेशा ही स्टूडेंट सेंटर्ड माने जाते हैं। आपका एक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा। एमसीक्यूज के साथ साथ अगर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मुझे मिलती है मैं डेफिनेटली चीजों को एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर। तो इस एमसीक्यू से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इसके ऊपर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो हम इसको समझ लेते हैं एक बार कि ब्लूम्स रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी जो थ्योरी है वो क्या है, वो क्या ये जो ब्लूम्स मॉडल है या हम कह सकते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, वो है क्या और एग्जाम में इसमें से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो गाइज ये है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड, इट इज अ फ्रेमवर्क फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्जेक्टिव्स इनटू इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। The taxonomy organized these verbs or cognitive process on a scale of lower order to higher order thinking skills। एक लर्निंग प्रोसेस जो होता है ना, आपको जो सीखते हो एज ए स्टूडेंट, आप वहां बैठ के सीख रहे हो, एज ए टीचर मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इस कंप्लीट प्रोसेस में कहीं ना कहीं एक मॉडल जो है एग्जिस्ट करता है। अब उस मॉडल को हम यहाँ समझेंगे कि किस तरीके से ये प्रोसेस होता है और किस तरीके से हम आपकी जो लर्निंग है वो आप करते हो उसकी कितनी स्टेजेस हो सकती हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कॉग्निटिव लर्निंग क्या होती है, बिकॉज ये भी आपको समझना जरूरी है। इससे पहले मैं आपको ये वाला मॉडल एक्सप्लेन करूं, पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कॉग्निटिव लर्निंग क्या होती है। चलिए इससे पहले गाइस हम कॉग्निटिव लर्निंग को समझे, हम एक चीज और समझ लेते हैं, दैट इज कि यहाँ पर जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थ्योरी है या मॉडल है, इसमें टोटल 6 लेवल होते हैं जो कि बेस्ड है आपकी कॉग्निटिव लर्निंग के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड वर्जन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये 2001 में आई थिंक बना था रिवाइज्ड वर्जन, और जो ओरिजिनल वर्जन है इसका आई थिंक वो बहुत बना था 1960 या 1946 में, ऐसा कुछ बना था। वैसे डेट वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इस मॉडल को समझ लीजिए कि मॉडल में क्या बोला गया है। ईच लेवल इज कंसेप्चुअली डिफरेंट, हर एक जो लेवल है यहाँ पर इनके टैक्सोनॉमी का वो अलग अलग है। द 6 लेवल आर रिमेंबरिंग, पहला लेवल क्या होता है? रिमेंबरिंग। नेक्स्ट होता है अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग थर्ड, देन फोर्थ इज एनालाइजिंग, देन इवेल्युएटिंग, देन क्रिएटिंग। तो जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो संशोधित संस्करण जो बनाया गया तो 2001 में, उसके 6 स्तर हैं। अब वो 6 स्तर कौन से हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम समझेंगे कॉग्निटिव लर्निंग क्या होती है। तो गाइस कॉग्निटिव लर्निंग क्या होती है? व्हाट इज कॉग्निटिव लर्निंग? इसको ऑलरेडी आई थिंक मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्लास में, जब हम क्रैश कोर्स की क्लासेस कर रहे थे वहां पर मैंने थ्योरी क्लास में इसको एक्सप्लेन किया था। कॉग्निटिव लर्निंग इज ए चेंज इन नॉलेज एट्रीब्यूटेबल टू एक्सपीरियंस, मतलब ऐसी लर्निंग, ऐसी चीजें सीखना जो कि आपके अनुभव के कारण आपको आती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल लेके बताऊं कि मैं आपको कितना भी समझा लूं, अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो यूजीसी नेट का, मैं आपको कितना भी समझा लूं कि बेटा ऐसे बैठना कंप्यूटर के सामने, आपको माउस ही टच करना है, कीबोर्ड टच मत करना, या सामने देखना, फोकस करना, ये वो 10 तरह की बातें बता लूं, तो आप उतना नहीं सीखोगे जितना आप खुद उस एग्जाम में बैठ करके सीख जाओगे कि इस तरीके से एग्जाम दिया जाता है। ये सुनो, क्योंकि जब आप कुछ चीजों का एक्सपीरियंस करते हो तो आप ज्यादा अच्छे से सीख पाते हो। जैसे दूसरे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बोलूं कि बेटा जहां पे आग लग रही हो वहां पर हाथ मत डालना अपना, तो आपने बोला हाँ ठीक है सर, सही बोल रहे थे कि आग जहां लगेगी वहां हाथ नहीं डालेंगे, लेकिन अब बच्चे हैं, दिमाग खुराफाती हैं, डाल दिया हाथ जहां आग लग रही थी। क्योंकि एज ए स्टूडेंट हो, आप छोटे हो, मैं आपकी छोटी एज की बात कर रहा हूँ, जब आप 4 साल 5 साल या 7 साल के थे, तो आपको नहीं पता था कि आग में हाथ डालने से जल जाते हैं। तो आपने डाल दिया हाथ, अपनी आग में अपना हाथ डाल दिया, क्या हो गया? जल जाओगे। अब जलने से क्या होगा कि अब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाथ डालने से जल जाते हैं, मतलब आग से हाथ अपना दूर रखना चाहिए। तो यहां से भी लर्निंग आती है जिसको हम कॉग्निटिव लर्निंग कहते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज इस कंप्लीट क्रैश कोर्स की मैं बात नहीं करूंगा, मतलब एज ए टीचर मेरा मेथड ही यही है पढ़ाने का कि मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव लर्निंग की डेफिनेशन समझा देता तो शायद इतना अच्छे से आपको समझ में नहीं आता, जब तक कि मैं आपको एग्जाम्पल ना दे दूं। ये सुनो, तो बस कंप्लीट जो क्रैश कोर्स है
उसको इस तरीके से ये मैंने डिजाइन किया है, जितने लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने ले लिए हैं, स्टूडेंट्स को पता होगा कि मैं हर जगह एग्जांपल डाल देता हूं, और ऐसे एग्जांपल हैं जो कि बुक के एग्जांपल हैं। बुक के एग्जांपल ऐसे होते हैं कि समझ में नहीं आते, कुछ ऐसे एग्जांपल डालता हूं जो मेरे खुद के बनाए हुए एग्जांपल होते हैं, ताकि आप इजी लैंग्वेज में चीजों को समझ पाए। खैर आते हैं अपने हम लोग पढ़ाई पे वापसी। ये तो खैर मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था चलिए कोई बात नहीं। तो गाइस कॉग्निटिव लर्निंग क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये जो होती है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होती है, और इसके अलावा ये डिफरेंट होती है फ्रॉम बिहेवियरल लर्निंग ऑन द बेसिस दैट कॉग्निटिव लर्निंग इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द लर्नर्स नॉलेज, वेयर बिहेवियरल लर्निंग इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द लर्नर्स बिहेवियर। जो लर्निंग आपके बिहेवियर को चेंज कर दे, बिहेवियर को अच्छा कर दे या खराब कर दे, वो आपकी बिहेवियर लर्निंग होती है। ठीक है, बिहेवियर लर्निंग कहते हैं उसे। और ऐसे लर्निंग जो कि आपके नॉलेज को बढ़ा दे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉग्निटिव लर्निंग। ठीक है, तो गाइस जनरली आपको यहाँ पर कॉग्निटिव लर्निंग ही पूछी जाती है एग्जाम में, और कॉग्निटिव लर्निंग ही हमें समझना है यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है, क्योंकि वो आपके नॉलेज के पर्पज से बनाई होती है। एक एग्जांपल और मैंने यहाँ पे डाल दिया है, आप बाद में इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ये आप विद इन ऐप, हमारे जो एंड्रॉइड ऐप है जहाँ पे आप क्लास ले रहे हैं, इस ऐप के अंदर भी इस पीडीएफ को मैं अवेलेबल करवा दूंगा, आप इसको वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन उस पीडीएफ को आप ऐप के अंदर ही ओपन कर पाएंगे। अगर आप ऐप के बाहर किसी को शेयर करेंगे तो ये ऐप फिर पीडीएफ शेयर नहीं होती है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, सो आस्किंग स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्सपीरियंस। अगर हम अपने स्टूडेंट से बोलें कि बेटा बताओ कि आपने क्या सीखा, मतलब अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, तो इसका मतलब क्या है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग। यस और नो? जैसे आप स्टूडेंट्स नेट का एग्जाम देकर के बैठे हो, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, उनको पता होगा एग्जाम में क्या पूछा गया, कैसे पूछा गया, और एग्जाम सेंटर पे क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, सारी चीजें पता होती हैं। तो यहाँ पर आप एक्सपीरियंस के बेस पे काफी सारी जो चीजें वो सीख चुके हो ऑलरेडी। हेल्पिंग स्टूडेंट्स फाइंड न्यू सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, encouraging डिस्कशन अबाउट what is being taught, helping students explore and understand how ideas are connected। तो वैसे जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाती हैं। जैसे अब मैं आपसे बोलूं, जिस स्टूडेंट ने यहाँ पर यूजीसी नेट का एग्जाम ऑलरेडी दिया हुआ है, कि लास्ट टाइम आपके मार्क्स कम क्यों आ गए, क्योंकि आपने ऑलरेडी एग्जाम दिया, आपको पता है कि इस यूनिट से इस तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाता हूं। जैसे किसी को डेटा इंटरप्रिटेशन टफ लगता है, किसी को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी टफ लगता है, तो किसी को रीजनिंग टफ लगती है। इस तरीके से अलग अलग टॉपिक आपको टफ लगते हैं। तो ये आपके एक्सपीरियंस के बेस पे आपको पता होगा कि ये वाली जो यूनिट है मेरी टफ है, और मैं इस यूनिट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लूंगा एज कंपेयर विद प्रीवियस वाले सेशन। तो गाइज यहाँ पर क्या हुआ कि आपने यहाँ पर चीजों को एक्सपीरियंस किया, एज ए टीचर हमने आपको इंकरेज किया, डिस्कस किया हमने आपके साथ, और हमने आपको उस तरीके से पढ़ाया। तो क्या होगा, यहाँ पर आप नए आइडियाज क्रिएट करोगे, सीखोगे, समझोगे कि आप किस तरीके से चीजों से हम ओवरकम करें। तो ये क्या था, ये आपकी एक ऐसी लर्निंग है जो कि आपके एक्सपीरियंस के थ्रू आई है। इसको क्या बोलेंगे हम, कॉग्निटिव लर्निंग। अगर सिंपल भाषा में बोले तो कॉग्निटिव लर्निंग क्या होती है, दैट इज बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। चलिए अब हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, दैट इज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक ऐसा मॉडल, एक ऐसी थ्योरी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। यहाँ से एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और अभी लास्ट ईयर जो एग्जाम हुए थे ना, अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुए थे, इसमें भी इसके ऊपर से क्वेश्चन आया था। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि आई थिंक ये अच्छे से आपको विजिबल नहीं होगा। विजिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि पीडीएफ तो आपको अवेलेबल हो ही जाएगी ऐप में, आप इसको डाउनलोड कर लेना बाद में। बस आपको ये 6 स्टेजेस जो हैं, ये 6 स्टेजेस याद रखनी है। मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एक करके, ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो चलिए समझते हैं, ये आपकी लर्निंग, स्टूडेंट लर्निंग के ऊपर बेस्ड है आपकी जो थ्योरी है ये। तो पहला क्या होता है, दैट इज रिमेंबर। पहली स्टेज होती है लर्निंग की, रिमेंबर। याद करो, जब आप छोटे थे, जब आप सेकेंड या थर्ड क्लास में थे, या फिर जब आपकी बहुत एज छोटी थी, 4 साल या 5 साल के आप रहे होगे, तब उस केस में आप रिमेंबर करते हो, मतलब चीजों को याद करके सीखते हो, रटते हो। यस और नो? हाँ, याद करो, जब आप बचपन में टेबल याद करते थे, पहाड़ याद करते थे, तब उस केस में आप उनको सीखते नहीं थे, आप उनको रटते थे। 2 का पहाड़ा रटते थे, 4 का पहाड़ा रटते थे। तो वो क्या होता है, दैट इज फर्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग, दैट इज रिमेंबर। आप याद करते हो, रिमेंबर करते हो, रिकॉल करते हो चीजों को बार बार। नेक्स्ट लेवल आता है आपकी लर्निंग का, अंडरस्टैंड। उसके बाद आप थोड़ा अंडरस्टैंड करना समझ जाते हो, मतलब कहने का कि जब आप चीजों को समझना स्टार्ट कर देते हो, तो आपका आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अप्लाई। चलिए अंडरस्टैंडिंग लेवल का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो, जैसे एक नींबू होता है, लेमन खट्टा होता है। तो अगर आपने बचपन में L for लेमन आपने पढ़ लिया, मतलब आपने रट लिया उसको, अब आपको नहीं पता कि लेमन है क्या, कैसा दिखता है। लेकिन एक दिन मम्मी बाजार से आपके लिए लेमन लेके आई, आपने उसको काटा और काट के खा लिया, चाट लिया उसको। अब आपको लगा वो खट्टा, इसका मतलब क्या है कि अब आप यहाँ पे समझ रहे हो कि लेमन होता कैसा है।
अब आपको पता चल गया कि लेमन खट्टा होता है, दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग लेवल। दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ योर लर्निंग प्रोसेस, जहां पे आप चीजों को समझना स्टार्ट कर देते हो कि ए फॉर एप्पल वो आपने रिमेंबर कर लिया, लेकिन जब मम्मी घर पे एप्पल लेके आई, आपने काट के खाया, तब आपको पता चला कि एप्पल मीठा होता है, तब आपने चीजों को समझना स्टार्ट कर दिया, दैट इज अंडरस्टैंड। थर्ड होता है आपका अप्लाई। अब आपको उस नॉलेज को जो आपने सीखा है उसको आप अप्लाई करना स्टार्ट करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सपोज करो खांसी है, बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, तो ऐसे में आप अदरक और शहद वगैरह जो है उसको लेते हैं कई लोग, ताकि खांसी ठीक हो जाए, है ना। तो ऐसे में क्या आप अपनी चीजों को अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि आपने समझ लिया, सीख लिया, जब आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि शहद मीठा होता है और या अदरक और शहद को मिक्स करके हम खाएंगे तो शायद उससे मेरी खांसी ठीक हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, आप वहां पे अप्लाई कर रहे हो। जो आपकी लर्निंग है ना, लर्निंग जो आपने सीखा है उनको आप अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो, दैट इज योर थर्ड स्टेज ऑफ लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ, एनालाइज। अब आप चीजों को एनालाइज करते हो अप्लाई करने के बाद। अब एनालाइज करने का मतलब कि सपोज करो मैंने दही और अदरक खा लिया, गले में मैंने रख लिया, उसको मुंह में रखा हुआ है, अब मैं उसको एनालाइज करूंगा कि क्या कोई दिक्कत तो नहीं होगी इससे मेरे को, अगर दिक्कत होगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी, मतलब मैं चीजों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर फायदा हो जाएगा तो कितना जल्दी फायदा हो जाएगा, क्या 10 मिनट में मुझे फायदा हो जाएगा या 1 घंटे बाद फायदा होगा। तो कहने का मतलब है, कहने की मैं रिजल्ट को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। उसके बाद इवेल्युएशन करते हैं आप। इवेल्युएशन का मतलब होता है कि उसको एक तरीके से चेक करना कि वो कितना कह सकते हैं कि कितना वैल्यूएबल है। जैसे आपका होता है ना इवेल्युएशन, जैसे आपने ग्रेजुएशन, आप जब आप कॉलेज में पढ़ने जाते थे, जब आपने पूरे साल पढ़ाई कर ली तो लास्ट में आपके फाइनल एग्जाम होते हैं, इसका मतलब आपको चेक किया जा रहा है कि आप कितना आपको समझ में आया है, वही होता है इवेल्युएशन। आप इवेल्युएट करते हो, जो आपने चीजों को समझा उसको इवेल्युएट करते हो कि क्या आप वो कितनी वैल्यूएबल हैं और कितना उसके अंदर वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्रिएट। अब आपका लास्ट और फाइनल स्टेज होता है क्रिएट, जहां पर आप चीजों को क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हो। जैसे सपोज करो आपको आइडिया आया बचपन में, आपने देखा कि लेमन, एल फॉर लेमन बचपन में पढ़ा, खांसी आई तो आपने अदरक और नींबू उस तरीके से आपने कुछ काढ़ा वगैरह बना करके पी लिया, तो आपने क्या किया, अप्लाई कर लिया। और लास्ट स्टेज है क्रिएट। क्रिएट का मतलब है कि आपने एक ऐसा, इस लर्निंग को एक प्रोडक्ट में क्रिएट कर दिया, जहां पर आप उस प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट कर सकते हो, एज ए एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, एक बिजनेसमैन बन सकते हो। कहने का मतलब है कि आपने चीजों को क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। तो जब आप क्रिएट तभी कर पाते हो जब आप इन पांचों स्टेज से गुजरते हो। डायरेक्टली क्रिएट करने जाओगे तो कई बार प्रॉब्लम होती है। तो लर्निंग की जो स्टेजेस होती है वो इस तरीके से होती हैं, जहां पर आप लास्ट में फाइनली जाकर के क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हो, चीजों को, नई चीजें क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हो। आई होप जो चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। ये 6 स्टेजेस होती हैं। रिमेंबर, बचपन में सब रिमेंबर करते हैं, रट्टू तोता होते हैं। उसके बाद अंडरस्टैंड मतलब समझना स्टार्ट कर देते हैं। देन अप्लाई, जब समझ जाते हो तो आप चीजों को अप्लाई करना स्टार्ट करते हो। देन एनालाइज, आप चीजों को एनालाइज करते हो अप्लाई करने के बाद कि वो कितना असर कर रही हैं। इवेल्युएट करते हो कि वो कितना वैल्यूएबल है। देन क्रिएट कर देते हो नई चीजें जो आपने सीखी थी बचपन में, या फिर जवान होने के बाद, या एक अडल्ट होने के बाद, उन चीजों को आप दोबारा से क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हो। आई होप चीजें क्लियर हुई हैं आपको, यस और नो। जैसे क्रिएट का एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आई थिंक समझ में ना आया होगा शायद। जैसे मैं यूजीसी नेट है, अब यूजीसी नेट हर स्टूडेंट, हर टीचर जो आज प्रोफेसर है, उसने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया होगा यूजीसी नेट की तैयारी करना। लेकिन जब वो टीचर बन जाते हैं, पढ़ाते हैं 5 साल 10 साल, पीएचडी डिग्री होल्डर हो जाते हैं, तब वो बुक लिखते हैं यूजीसी नेट के ऊपर, पूरी की पूरी बुक आती है टीचर्स की, यस और नो। बहुत सारे ऐसे ऑथर हैं जिनकी यूजीसी नेट की बुक मिल जाएगी मार्केट में। तो अब क्या उन्होंने क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, जो उन्होंने लर्निंग करी थी ना, जब वो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे थे, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे थे, फिर नेट का एग्जाम दिया, फिर अपना एक्सपीरियंस गेन किया 5 साल 10 साल का, उसके बाद वो क्रिएट कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, उस लर्निंग से जो उन्होंने चीजें सीखी उन्होंने क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, नई बुक पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएट। सो आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और नहीं क्लियर हुआ है तो नालायक हो जाना चाहिए, नालायक हो, ठीक है। अब मैंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि चीज को, अगर नहीं क्लियर हो तो दोबारा से देख लेना, 5-7 मिनट रिवाइज पीछे जा करके हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द लर्नर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्रिमिनेट एट लेंथ बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पलर ऑफ कॉन्सेप्ट। गाइज मैंने लेवल ऑफ टीचिंग को ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था मैंने लेवल ऑफ टीचिंग को। आई थिंक आप लोगों को पता होगा, जब हम कर रहे थे अपनी थ्योरी पार्ट, अभी कुछ क्लासेस पहले, आई थिंक क्लास नंबर 3rd या 4th में मैंने एक्सप्लेन किया था, जो हमारी क्रैश कोर्स की क्लास थी, तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया था इन चीज़ों के बारे में। फिर भी यहाँ पर गाइस मैं बता दूं, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स उनको भी एक बार देख लेते हैं। शिक्षण के किस स्तर पर शिक्षार्थी को अवधारणाओं के सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों के बीच लंबे समय तक भेदभाव करने का अवसर मिलता है। कहने का मतलब है कि जब आप नेगेटिव और पॉजिटिव चीजों को समझना स्टार्ट कर देते हो, तो गाइस सिंपल सी बात है,
अभी हमने देखा ना थ्योरी में, अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, चीजें समझना स्टार्ट कर देते हो कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब कहने का है कि अब जो लर्निंग है आपकी उसमें आप रीजनिंग डालना स्टार्ट कर देते हो। तो मेमोरी लेवल मतलब रट्टू तोता वाला, अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब है कि आप रीजनिंग डाल करके चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो। रिफ्लेक्टिव का मतलब है कि वो अंडरस्टैंडिंग लेवल से भी एक लेवल आगे जा चुका है, जैसे पीएचडी डिग्री करते हैं, आप कुछ नई चीजें निकालना चाहते हो, दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल। और ऑटोनोमस डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ऑटोनोमस का मतलब होता है सबसे अलग, सबसे हटके, ठीक है, वो आप अपने खुद ही अकेले ही बैठ करके चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। जैसे कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, तो सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है, वो ऑटोनोमस है, मतलब अकेले बैठ के कर रहे हैं, उनको कोई पढ़ा नहीं रहा है, खुद ही अपने ऊपर सेंटर्ड होकर के पढ़ाई कर रहे हैं वो। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। सो मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन डाल दी, आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। द टीचिंग इज एट अंडरस्टैंडिंग लेवल इज ऑफ द हायर क्वालिटी देन द वन एट द मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज होती है, और उसके बाद आती है आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, देन उसके बाद आता है आपका जो हमने भी देखा था क्या था वो, रिफ्लेक्टिव लेवल। इट इज मोर यूजफुल एंड थॉटफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेंटल कैपेबिलिटीज, मतलब आप चीजों को मेंटल तरीके से, मानसिक क्षमताओं का यूज करते हुए चीजें सीखना स्टार्ट कर देती हो। At this level of teaching, the learner gets an opportunity to discriminate at length between positive and negative examples of concept. तो यहाँ पर आप चीजों में डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ड्यूरिंग टीचिंग a teacher's statement that encourage student to elaborate on an answer either their own or that of others will be called। क्या होगा, शिक्षण के दौरान जब आप पढ़ा रहे होते हो, जैसे मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, इस शिक्षक के बयान जो छात्रों को अपने और दूसरों के उत्तर के बारे में विस्तार से बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्या कहलाते हैं। ये 4 ऑप्शन गिवन है, बताइए, सोचिए क्या आंसर होना चाहिए इसका। मैं आपसे अगर खड़ा करके क्वेश्चन पूछूं, चलिए खड़े हो जाइए, आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, तो आप उस चीज को क्या बोला जाएगा, स्ट्रक्चरिंग, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, या फिर प्रोबिंग। तो गाइस ये एक तरीके की इंगेजमेंट भी है, लेकिन प्रोबिंग इज द राइट आंसर। यहाँ पर प्रोबिंग जो होगा इस चीज का राइट आंसर हो जाएगा। अब ये समझने के लिए कि प्रोबिंग है होता क्या है, इसको हमें बाय डेफिनेशन समझना पड़ेगा। तो गाइस समझ लेते हैं प्रोबिंग होता क्या है। इट इज ए टीचिंग स्किल, एक तरीके का पढ़ाने का आप एक कौशल है। Teacher burden to ask question to the question in response to answer of that student. The question against the initial answer of the students encourage the students to elaborate on the concept. क्या बोला मैंने, नहीं आया समझ, चलो मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, आपने बोला सर हम दिल्ली में रहते हैं। ओके, तो दिल्ली का मौसम कैसा है, आप कहते हैं सर मौसम बहुत ठंडा है। ठंडा है, अच्छा ओके, तो बारिश वगैरह होती है, कितनी बारिश होती है एक साल में, बताइए कितने सेंटीमीटर बारिश होती है। तो ये जो तरीका है एक टीचर का आपसे क्वेश्चनिंग करने का, दैट इज नॉन एज प्रोबिंग। मतलब क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन किया जा रहा है, लेकिन वो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके आंसर के ऊपर ही बेस्ड है। जिस तरीके का आप आंसर करते हो उस तरीके का क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। जनरली यूपीएससी जब एग्जाम होते हैं आपके, तो गाइज यूपीएससी एग्जाम में, आई मीन यूपीएससी इंटरव्यू में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पर आपको क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन में फंसा लिया जाता है। तो जनरली इसको हम प्रोबिंग कहते हैं। जैसे आपके स्कूल कॉलेज में भी होता होगा, आपको टीचर ने खड़ा किया और जो आप पढ़ा रहे थे वही क्वेश्चन पूछेंगे। सपोज करो फाइनेंस पढ़ा रहे हैं, एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर मैं फाइनेंस पढ़ा रहा हूँ क्लास में। तो अगर मैं एक स्टूडेंट से पूछता हूँ कि बेटा बताइए मैं क्या क्या डिस्कस कर रहा था अभी, तो स्टूडेंट ने बोला कि सर आप डिस्कस कर रहे थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो मैंने बोला वो कब स्टैब्लिश हुई थी, उसने बताया कि सर 1935 में स्टैब्लिश हुई थी, 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। तो मैंने कहा अच्छा बताओ नेशनलाइजेशन क्या होता है। तो इस तरीके से मैं स्टूडेंट की लर्निंग को जानना चाहता हूँ कि उसको कितना समझ में आया है और क्या वो फोकस्ड है या नहीं है। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोबिंग। और ये आपकी टीचिंग स्किल्स होती हैं जिसको आप लोग भी यूज करेंगे जब आप कॉलेज में पढ़ाएंगे या फिर स्कूल्स में पढ़ाएंगे। तो प्रोबिंग एक अच्छी टेक्निक है जिससे आप एक स्टूडेंट की लर्निंग को बहुत अच्छे से जांच सकते हो। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको जांचना बोलते हैं। आप इन चीजों को जांचोगे, समझ सकते हो कि उसको कितना समझ में आया है, क्या वो अच्छे से समझ में आ गया, उसको नहीं आया। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोबिंग, ठीक है। और डिस्कशन थोड़ा सा अलग होता है। डिस्कशन में कुछ भी आप क्वेश्चन पूछ लेते हो, डिस्कस कर लेते हो, लेकिन प्रोबिंग का मतलब है कि क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हो आप बार बार उससे रिलेटेड ही। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दिस इज नॉन एज प्रोबिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वयं। व्हाट इज स्वयं। अब ये तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। बचपन का मतलब है कि जब से यूजीसी नेट की तैयारी स्टार्ट करिए, तो ये यूजीसी नेट वाला बचपन। तो यहाँ पर यूजीसी नेट की जब से स्टार्टिंग कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तब से आप स्वयं के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, समझा होगा। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है, बताइए स्वयं क्या होता है अपने अकॉर्डिंग। चलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे जल्दी से हिंदी मीडियम में पढ़ लो, इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लीजिए जल्दी से। बताइए आंसर क्या हो सकता है। मतलब बताना नहीं है, आप बता कैसे पाओगे, आप अपने मन में सोच लो कि क्या आंसर होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आंसर करता हूँ।
सो फर्स्ट ऑप्शन है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है क्या ये, डिजिटल परफॉर्मेंस प्रोग्राम टू अचीव द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, या फिर नेम ऑफ ए वेबसाइट। तो क्या है ये? तो गाइज यहाँ पर अब आपको मैं बता दूं दैट इज स्वयं एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। पहली बात तो ये गवर्नमेंट है तो ये तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट आपका डिजिटल प्रोग्राम टू अचीव द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, तो हाँ यही होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो है, सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वयं के जो आपके एग्जाम वगैरह होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको सेंटर पे जाके देने होते हैं, या हो सकता है कि कई बार इसका ऑफलाइन कहीं पे किसी टीचर ने आपको बुला के करवा दिया, तो इस तरीके से भी हो सकता है। लेकिन ये भी एक सही ऑप्शन हो सकता है। नेम ऑफ द वेबसाइट, अब एक वेबसाइट भी कह सकते हो, स्वयं एक वेबसाइट एक तरीके से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप प्रिपरेशन करते हो, और क्योंकि स्वयं और स्वयं प्रभा आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड है, एक ही नहीं है बट रिलेटेड है, क्योंकि स्वयं एक वेबसाइट है जहाँ पे आप कोर्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, और जो स्वयं प्रभा है वो आपके DTH चैनल्स हैं जहाँ पे आपको हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, मतलब क्लासें मिलती हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई हैं। तो एक इसका यहाँ पर एग्जैक्ट जो आंसर होगा दैट इज डिजिटल प्रोग्राम है ये आपका टू अचीव प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे में यहाँ पर मोर देन वन आंसर भी हो सकते हैं, और NTA में ऐसा देखने को मिला भी है हमें कई बार कि एक सिंगल क्वेश्चन के 2 आंसर होते हैं। तो ऐसे में क्या आपको मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? जैसे सपोज करो 4 ऑप्शन है A B C D, अब इसका ये वाला आंसर भी ठीक है, ये वाला आंसर भी ठीक है, एक बच्चे ने ये लगा दिया और दूसरे बच्चे ने ये लगा दिया, तो दोनों को मार्क्स मिलेंगे, इसको भी मिलेंगे इसको भी मिलेंगे। जिसने ये वाला लगा दिया या फिर नीचे वाला लगा दिया उसका कट गया, मतलब उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये हो जाएगा। अब गाइस समझ लेते थोड़ा सा हम लोग स्वयं के बारे में कि स्वयं है क्या चीज। वैसे आप लोगों को पता ही होगा ये डिजिटल प्रोग्राम है टू अचीव प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। स्वयं की पहली बात तो फुल फॉर्म याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, दिस इज द फुल फॉर्म। और ये एक मूक है। मूक क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के कोर्सेज अवेलेबल हो ना, मैसिव मतलब बहुत सारे, तो उसको मूक कहते हैं। तो स्वयं एक तरीके का मूक है दैट ऑफर कोर्सेज इन वेरियस फील्ड्स लाइक इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, डिफरेंट डिफरेंट तरह की कोर्सेज अवेलेबल है। स्वयं के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बात की थी जब मैंने आपको थियोरी वाली क्लास ली थी इस क्रैश कोर्स में। स्वयं की मैंने वेबसाइट भी आपको विजिट करके दिखाई थी जब मैंने आपकी क्रैश कोर्स में क्लास ली थी थियोरी वाली, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस वेबसाइट पे आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं, और 300+ कोर्सेज जो है यहाँ पर अवेलेबल होते हैं कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो चीजें ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ थियरी पार्ट में, तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। दिस प्रोग्राम इज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसी वजह से एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पर इसके 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं। गाइस अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, अभी कुछ दिन पहले जो एग्जाम हुए UGC नेट के, उसमें पूछा गया था कि 3 प्रिंसिपल्स कौन से हैं स्वयं के। तो 3 प्रिंसिपल्स याद कर लो, रट लो, कुछ भी करो, याद हो जाना चाहिए ये। तो एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, ये 3 प्रिंसिपल है जिसके ऊपर स्वयं काम करता है, और ये 3 सिद्धांत इनको अचीव कर रहे हैं। अगर हिंदी में बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलेंगे पहुंच, दैट इज एक्सेस, मतलब क्या होता है? पहुंच, हर जगह इसकी पहुंच होनी चाहिए, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। इक्विटी का मतलब है समानता, चाहे अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई भी आकर के इस वेबसाइट पर पढ़ाई कर सकता है। गुणवत्ता, दैट इज क्वालिटी। अब गुणवत्ता का मतलब है कि जो लेक्चर्स यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या एसोसिएट प्रोफेसर है किसी न किसी कॉलेज के। अब कॉलेज का मतलब ये नहीं कि छोटे मोटे कॉलेज के, मतलब IIM, IIT या फिर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या कोई बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट से वो प्रोफेसर होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं। तो ये 3 सिद्धांत हैं। अगर हिंदी में बात करें तो ये 3 प्रमुख सिद्धांत बोले गए हैं स्वयं के। हिंदी मीडियम वाले बच्चों याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही एग्जाम में ये पूछा भी गया था। इसके अलावा गाइस कोर्सेज जो है स्वयं पे वो उसकी 4 क्वाड्रेंट है, मतलब 4 यहाँ हम कह सकते हैं कि इस जो स्वयं के कोर्स होते हैं, सपोज करो ये कंप्लीट कोर्स है, इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया इस कोर्स को। अभी 4 भाग कौन कौन से समझ लेते हैं। आपका वीडियो लेक्चर्स जहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है, नेक्स्ट आपका स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड एंड प्रिंटेड, मतलब ई-बुक्स हैं आपकी, PDF वगैरह है। इसके अलावा सेल्फ असेसमेंट, टेस्ट एंड क्विजेज, यहाँ पर टेस्ट भी होते हैं, क्विज वगैरह भी कराए जाते हैं, और एन ऑनलाइन डिस्कशन फॉरम फॉर क्लियरिंग द डाउट्स, और यहाँ पर एक ऑनलाइन डिस्कशन फॉरम भी बनाया गया है ताकि आप अपने डाउट क्लियर कर सकें। So guys, this is the next question. In which level of teaching lower level learning outcomes get focused? किस स्तर के शिक्षण में निचले स्तर के सीखने के परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए बताइए जल्दी से। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, फिर ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। अभी एक ऐसे ही क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले भी किया था, और अगर आपने वो समझ लिया है तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दे पाएंगे।
तो बताइए लोअर लेवल लर्निंग क्या होती है स्टार्टिंग में? बिल्कुल फर्स्ट लेवल की जो लर्निंग होती है। अरे ये तो इजी क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, सही सोच लिया है कि मेमोरी लेवल विल बी द राइट आंसर, दैट इज स्मृति स्तर। स्टार्टिंग में जो पहला लेवल होता है आपकी टीचिंग लर्निंग का, दैट इज मेमोरी लेवल। अब ये मेमोरी लेवल क्या होता है? जैसे आपका प्राइमरी स्कूल हो गया है ना, किंडर गार्डन हो गए, जहां पर आप चीजों को रटते हो, समझते नहीं हो, मतलब लॉजिक नहीं लगाते हो, रीजनिंग नहीं होती, लेकिन आप चीजों को समझने की एक तरीके से सीखने की कोशिश करते हो बाय मेमोरी, ठीक है, याद करने की कोशिश करते हो। टीचिंग एट दिस लेवल इज कंसिडर्ड टू बी द लोएस्ट लेवल और द थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले एनी रोल। यहाँ पर थिंकिंग जो है वो ज्यादा रोल प्ले नहीं करती है, बल्कि आप यहाँ पर रटते हो, चीजों को समझने की कोशिश ना करते हो, चीजों को रट करके चीजों को पहचानने की कोशिश करते हो। तो इसको बोलते हैं हम लोग मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो गाइज इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस आपको पढ़ाए हैं, सेम ऐसे ही हमने इस क्रैश कोर्स को डिजाइन किया है। यहाँ पर बाइलिंगुअल रखा है ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आए, चाहे इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम हो, दोनों के लिए ही सुटेबल है हमारा क्रैश कोर्स। एंड सेकेंड थिंग कि यहाँ पर जो आपका एमसीक्यूज हैं या कोई टॉपिक है उसको कंप्लीट बेसिक टू एडवांस सिखाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप इजीली बैठ के देखते हो, आराम से शांत दिमाग में एक अकेले रूम में बैठ करके देखते हो, तो डेफिनेटली चीजें जो है आपको यहाँ पर समझ में आएंगी। तो गाइज अगर आप लोगों ने क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लिया है सो वेरी गुड, और क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए क्रैश कोर्स को। अभी कुछ डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा क्योंकि जस्ट हमने स्टार्ट ही किया है इस क्रैश कोर्स को, और जैसे ही डेज बढ़ते जाएंगे, ज्यादा कंटेंट ऐड होता जाएगा, तो फिर जो फीस है वो बढ़ जाएगी। तो फटाफट से क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, अमेजिंग क्लासेस रहने वाली हैं, और जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपको सपोर्ट भी करता रहूंगा। कोई फर्दर मुझे मिलता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई इंपॉर्टेंट कोई चीज होती है तो उनको भी हम इस एंड्रॉइड ऐप में ऐड करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि जो चीजें ऐड होंगी ये फिक्स हो गई, ऐसा नहीं है, इसमें और भी एडिशन होता रहेगा, और एडिशन होगा तो मैं आपको नोटिफिकेशन डाल दूंगा। आपको अपनी ऐप के अंदर जब आप ओपन करेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई नए लेक्चर्स या फिर कुछ नया कंटेंट आ गया है, ताकि आप उसको मिस ना करें। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस। इस प्लेटफॉर्म को शेयर कर दीजिए अगर आप इस लेक्चर को यूट्यूब पे देख रहे हो, बिकॉज इस लेक्चर को मैं यूट्यूब पे भी डालने वाला हूँ। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए सभी फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप इस लेक्चर को एंड्रॉइड ऐप पे देख रहे हो तो आप हमारे एंड्रॉइड ऐप के प्लेटफॉर्म को बाकी सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि बाकी स्टूडेंट भी इस क्लास को देखें, समझे, ज्वाइन करें। ये वाला जो लेक्चर मैं फ्री रखूंगा, यूट्यूब पर डालूंगा, और इसको हम ऐप के अंदर भी एज ए फ्री कंटेंट रखेंगे ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले कि क्लासेस कैसे चल रही हैं। गाइस इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।